सबसे पहले मैं अमन प्रकाशन के अरविंद वाजपेयी और ऋषभ वाजपेयी को अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास प्रणयन के माध्यम से प्रारंभ किया है। तालाबंदी के काल में यह एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि मानी जा सकती है कि हम सब टेक्नोलॉजी से जुड़कर एक साथ जुड़कर अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। अकादमिक कार्य के हेतु किया जाने वाला यह तकनीकी का उपयोग अत्यंत सराहनीय है, बल्कि सराहनीय से ज़्यादा एक उपलब्धि माना जा सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास प्रणयन के माध्यम से अरविंद वाजपेयी और ऋषभ वाजपेयी अमन प्रकाशन समूह के द्वारा कर रहे हैं। मैं साहित्यकार और वक्ताओं और विशेषज्ञों को सुन रही थी कि सभी ने अपने अपने पक्ष पर कायदे से बात की, विस्तार से बात की और अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। मैं इस साहित्यिक उपक्रम के लिए अमन प्रकाशन को साधुवाद देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। मुझे जो उत्तरदायित्व सौंपा गया, मुझे जो विषय दिया गया या जो विषय मैंने लिया है वह विषय है कर्नाटक की हिंदी कविता तथा पत्रकारिता का परिदृश्य। जब मुझे वाजपेयी जी का विषय के बारे में फोन आया तो सोचा कि साहित्य पर बोलने वाले दिग्गज वक्ता तो है ही, क्यों न कर्नाटक की हिंदी कविता और कर्नाटक की पत्रकारिता पर मैं अपनी बात रखूं। जो प्रदेश हिंदीतर प्रदेश के प्रांत के रूप में जाना जाता है, वहाँ की साहित्यिक गतिविधियाँ क्या हैं और यहाँ के हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक हिंदी के लिए क्या योगदान दे रहे हैं। हिंदी की विकास यात्रा में हिंदीतर प्रदेशों का अपना योगदान है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप रेखांकित हो जाएगी। और इसलिए मुझे लगा कि अन्य विषयों को चुनने से ज़्यादा मैं जिस प्रदेश से हूँ उस प्रदेश की गतिविधियों को आपके साथ साझा करूँ। तो विषय पर सीधा आती हूँ और मैं बताना चाहूंगी सबसे पहले कि कर्नाटक जिसे कर्णा न का प्रयोग किया जाता है, जिसमें महाप्राण न का उपयोग होता है, तो कर्नाटक जिसे कर्नाटक भी कहा जाता है दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1965 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। पहले यह मैसूर के रूप में जाना जाता था, मैसूर राज्य के रूप में कहलाया जाता था। 1976 में इसका पुनः नामकरण करके इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। जहां तक इसकी सीमाओं की बात है तो इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और सुदूर दक्षिण में केरल से लगती है। भारत के 29 जिलों के साथ यह राज्य 8वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में अगर हम सोचते हैं तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है करु और दूसरा है नाडु। करु का अर्थ है काली मिट्टी या ऊंचा प्रदेश, जबकि नाडु का अर्थ होता है भूमि, प्रदेश या क्षेत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो करु और नाडु इन 2 शब्दों से शब्द बना है करुनाडु, जिसका अर्थ है काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहाँ के बयालूसी क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्कन की पठारी भूमि से ये शब्द आया है। ब्रिटिश राज्य में इसके लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कृष्णा नदी के दक्षिण की ओर और प्रायद्वीप की भूमि के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अगर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास को देखा जाए तो कर्नाटक कई बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का क्षेत्र रहा है। इन साम्राज्यों के दरबारों में विचारक, दार्शनिक और भाट कवियों के सामाजिक और साहित्यिक धार्मिक संरक्षण में आज के कर्नाटक का निर्माण हुआ था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों रूप, चाहे वो कर्नाटकी संगीत हो या हिंदुस्तानी संगीत हो, इस राज्य का मिला है। साहित्य की दृष्टि से यह प्रदेश अत्यंत समृद्ध रहा है। आधुनिक युग के कन्नड़ लेखकों को सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी राज्य की भाषा में लिखे गए साहित्य में मिले हैं।
प्राचीन काल से ही भारत बहुभाषा भाषी देश रहा है। कभी इसका भूभाग एक भाषा भाषी नहीं रहा था। इस प्रकार कोई भी भारतीय भाषा किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं रही है। एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के क्षेत्र में भी विकसित और प्रोत्साहित होता रहा है। भारतीय भाषाओं में हिंदी का एक विशिष्ट स्थान है। हिंदीतर राज्यों में हिंदी तृतीय और कहीं कहीं द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी का विकास प्रारंभ से ही अखिल भारतीय भाषा के माध्यम के रूप में हुआ है। इसके विकास में हिंदीतर प्रदेशों के विभिन्न साहित्यकारों और लेखक और राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कर्नाटक और हिंदी प्रदेशों के बीच हजारों वर्षों का संबंध है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी और कर्नाटक का संबंध हजारों वर्ष पुराना कैसे है। तो हम ये देखते हैं कि कन्नड़ भाषी प्रदेश होने के बावजूद इस प्रदेश में 17वीं सदी से इस राज्य में हिंदी का इतिहास देखा जा सकता है। तो हिंदी का कर्नाटक के साथ जो संबंध है, जो इसका ऐतिहासिक संबंध है, वो 3 बातों से, एक है रोहिलखंड से, दूसरा है कश्मीर से और तीसरा है जैन धर्म से। कदम साम्राज्य के संस्थापक मयूर शर्मा ने रोहिलखंड मतलब आज का वर्तमान का रामपुर जो उत्तर प्रदेश में है, तो रोहिलखंड से क्षत्रिय ब्राह्मण परिवारों को बुलाकर अपने राज्य में बसाया था। यह पहली घटना थी जहां से हमारा संबंध हिंदी से जुड़ जाता है। कर्नाटक में आज भी रहने वाले जो रहवासी सारस्वत, वीर, वाणिज्य आदि कुल अपने उत्तर के मूल की साक्ष्य देते हैं और कश्मीर के कालामुख शैव कर्नाटक में आकर बसे हुए थे। और तीसरी और प्रमुख बात है, कर्नाटक जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और आज भी है। धार्मिक क्षेत्र में कर्नाटक और हिंदी प्रदेश का संबंध काफी गहरा रहा है। मध्य युग के महान धार्मिक ग्रंथ भागवत का प्रभाव हिंदी पर अद्भुत रूप से पड़ा है। विद्वानों का कहना है कि भागवत का प्रणयन कर्नाटक में ही हुआ था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्नाटक का संबंध हिंदी से काफी पुराना रहा है। अब जब हम हिंदी का अध्ययन यहाँ पर किस प्रकार हो रहा है ये देखना है, तो कर्नाटक में 1920 के बाद हिंदी पूरी तरह से पल्लवित होने लगी थी। हिंदी का आंदोलन यहाँ जोरों शोरों से शुरू हुआ था और फिर 1929 में प्रौढ़शालाओं में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी ने स्थान पाया और 1938 में मैसूर विश्वविद्यालय में हिंदी का प्रारंभ हुआ। पहले हिंदी का अध्यापन स्नातक स्तर पर हो रहा था और उसके बाद 1959 में मैसूर विश्वविद्यालय में एमए की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई थी और उसके बाद धारवाड़ के कर्नाटक विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापन होने लगा था। जब हिंदी का उच्च स्तरीय अध्ययन शुरू हुआ तो शोध कार्य की प्रवृत्ति भी बढ़ी और शोध के अध्ययन का कार्य आरंभ होने लगा था। आज कर्नाटक में 7 विश्वविद्यालय हैं और प्रत्येक विश्वविद्यालय में हिंदी का गंभीर अध्यापन होता है। तुलनात्मक शोध कार्य यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। या तो कन्नड़ और हिंदी को लेकर यहाँ पर विशेष रूप से तुलनात्मक कार्य किया जाता है। कर्नाटक में ऐसी संस्थाएं हैं जो बड़ी लगन के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार में जुड़ी हुई है। हिंदी के प्रचार सभा एक आंदोलन थी जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही आरंभ हुई थी। हिंदी भाषा के प्रचार के द्वारा जन जागरण, प्रजातंत्र की जीवन प्रणाली के प्रति आस्था उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीय एकीकरण को सिंचित करने के पावन उद्देश्य से 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की नींव डाली और वे आजीवन इस संस्था के अध्यक्ष रहे। सभा की स्थापना मद्रास नगर में के गोखले हॉल में डॉक्टर सीपी रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने की थी। सन 1918 से मद्रास में हिंदी वर्ग चलने लगे
और गांधी जी के पुत्र देवदास गांधी प्रथम हिंदी प्रचारक बने। फिर जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आचार्य विनोबा भावे, काका कालेलकर, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, श्री पी नरसिंह राव, वेंकट रमन, डॉक्टर बी.डी. जत्ती आदि मनुष्यों ने सभा की गतिविधियों में सक्रिय योगदान दिया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनी और शाखाएं निर्माण हुई, जिसमें से स्वतंत्र संस्थाएं भी बनी और हिंदी, जिसमें हिंदी सेवा समिति, कर्नाटक महिला समिति, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद, कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा, इन संस्थाओं का एक उद्देश्य था और ये उद्देश्य था हिंदी का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं हैं जिसमें एक नाम आता है, वो है शब्द नामक संस्था, जिसका महत्व इसलिए है कि ये साहित्यिक गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कर्नाटक जैसे विशाल राज्य में हिंदी से लगाव रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, अतः उनके प्रचार के लिए छोटे छोटे विश्वविद्यालय के रूप में कार्य में प्रवृत्त रहने वाले इन संस्थाओं को हम नकार नहीं सकते हैं। जहाँ तक कर्नाटक की कविता का या कर्नाटक की साहित्य का संबंध है, तो मैं सीधे विषय पर आ रही हूँ। कर्नाटक के हिंदी लेखकों ने हिंदी साहित्य के अलग अलग विधाओं में महत्वपूर्ण लेखन किया है। इसमें प्रारंभ में आने वाले जो साहित्यकार थे, हिंदीतर भाषी हिंदी साहित्यकार जो थे, वे हैं इंदिरा देवी, उसके बाद हिरण्मय, वेंकटेशन, प्रोफेसर नागप्पा, प्रोफेसर राजेश्वरैया, कृष्ण स्वामी अयंगार, प्रोफेसर राधा कृष्ण मुदलियार, डॉक्टर एन.एस. दक्षिणामूर्ति, श्री गुरुनाथ जोशी, श्री सिद्धनाथ पंत, एम.एस. कृष्णमूर्ति, पंडित वेंकटाचल शर्मा, श्री कंठमूर्ति, श्री हरिजीत, ऐसे कई हैं कि जिनके नाम हम ले सकते हैं कि जिन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ साथ हिंदी में साहित्यिक लेखन भी करना शुरू कर दिया था। इन सभी लेखकों ने हिंदी की विविध विधाओं में अपनी कलम चलाई है। कर्नाटक शिक्षा, प्रौद्योगिकी तथा व्यवसाय का हब होने के कारण यहाँ भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोगों का आना जाना रहा है। हिंदी यहाँ तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। उत्तर कर्नाटक में हिंदी का विशेष प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी सीमाएं या तो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है या इसकी सीमाएं कहीं ना कहीं आंध्र के हैदराबाद से जुड़ी हुई है, जहां पर निजामशाही और आदिलशाही रही है, जहां हिंदी का संबंध रहा है। तो उत्तर कर्नाटक में हिंदी का विशेष प्रयोग इस कारण होता रहा है। भले ही हिंदी तीसरी भाषा के रूप में क्यों न पढ़ाई जाती रही हो, लेकिन जनता में हिंदी के प्रति प्रेम विशेष रूप से देखा जाता है। आज की पीढ़ी तो हिंदी में आराम से बोल लेती है। वार्तालाप के स्तर पर हिंदी का अच्छा प्रयोग कर्नाटक में होता हुआ दिखाई देता है। जहां तक कर्नाटक में हिंदी साहित्य के लेखन की बात है, तो कर्नाटक में ऐसे साहित्यकार हैं जो हिंदी में अपनी कलम चला रहे हैं। यहाँ के हिंदी लेखकों ने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, नाटक लिखी। इन तीनों विधाओं में उनका अपना लेखन कार्य चला, लेकिन कविता जैसी विधा में भी लेखन कर्म विशेष रूप से होता आया है और इसीलिए मैंने ये विधा चुनी है कि यहाँ पर कविता को लेकर किस प्रकार का रुझान रहा है। मैं कर्नाटक की हिंदी कविता पर जब विचार करने लगी तो मेरे सामने जो कविता आई, मैं सच बताऊं आपको, यह कविता हिंदीतर प्रदेश की है ऐसा मुझे कतई नहीं लगा। कारण यह भी रहा होगा कि कविता की कोई भाषा नहीं होती, वह तो भावों से ही खिलती है और भाषा से निखरती है और बस अपना मन मोह लेती है। मैंने जिस तरह यहाँ की कविता को देखा तो मुझे ये लगा कि मैं इसे अपने शब्दों में उस कविता को प्रस्तुत करूं। कर्नाटक के हिंदी कवियों में विशेषकर 5 कवियों के नाम में प्रमुखता से लेना चाहती हूँ, जिन्होंने हिंदी कविता का कर्नाटक में इतिहास रचा है। और वे हैं, पहले आने वाले कवि हैं सर्गु कृष्णमूर्ति, दूसरे हैं सिद्धलिंग पट्टनचट्टी, तीसरे हैं काशीनाथ अंबलगी, चौथे हैं प्रभाशंकर प्रेमी और 5वें हैं डॉक्टर तिप्पेस्वामी। ये 5 कवि मूलतः हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, हिंदी का अध्यापन करते रहे हैं, विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाने का काम किया है। तो हिंदी के प्राध्यापक रहने के कारण, निरंतर हिंदी के साथ जुड़े रहने के कारण बाकायदा हिंदी साहित्य का अध्ययन कर विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्यापन में रत रहे हैं।
संभवतः हिंदी के प्रति प्रेम और साहित्य के प्रति लगाव होने के कारण इन्होंने अपना लेखन कर्म कन्नड़ और हिंदी दोनों भाषाओं में किया है। इन कवियों की कविताओं में विशेष विचार मैं एक क्रमानुसार करती जाऊंगी। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी हिंदी के कवि, हिंदीतर भाषी हिंदी कवि डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति। ये कर्नाटक के हिंदी के स्थापित कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी रचनात्मकता से हिंदी को संपन्न किया। मूलतः कवि प्रकृति के होने के कारण इन्होंने अपनी संवेदनाओं को कविता में पिरोया। सरगु कृष्णमूर्ति जी ने हिंदी में महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, प्रगीत, आलोचना, कहानी, बाल कथा, निबंध, तुलनात्मक शोध आदि विभिन्न विधाओं में अपनी कलम चलाई है। भारत की सामाजिक संस्कृति का एक सशक्त स्वर इन्होंने हिंदी के द्वारा प्रदान किया है। उनके प्रमुख काव्य हैं श्री कृष्ण गांधी चरित, कुंतल रासों, पन्ना, मधुस्वप्न और ज्वालकेतन और सरगु रामायण, ये उनके प्रमुख काव्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरगु जी ने सुदूर दक्षिण में रहकर अपनी कृतियों के माध्यम से हिंदी के छायावाद, प्रगतिवाद, गांधीवाद और स्वच्छंदतावाद और नई कविता पर में अपना योगदान दिया है। यह अतिशयोक्ति लग सकती है कि एक दक्षिण में रहने वाला कवि इन सारे वादों में अपना क्या योगदान देता है, लेकिन नहीं, निश्चित रूप से इन वादों की प्रवृत्तियां इनकी कविता में हमें मिलती है। उदाहरण स्वरूप में उनकी एक कविता आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां में, उस कविता का शीर्षक है तुम आओ मन के मुग्धमित। कविता का शीर्षक ही हमें छायावाद की याद दिला देता है। तुम आओ मन के मुग्धमित। वो कहते हैं, देखिएगा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। झन झनन झनन झंकोर से झंकृत यह जीवन निशित। झन झनन झन झंकोर से झंकृत यह जीवन निशित। सब क्षणिक वणिकवत स्वार्थ मग्न तुम एक मात्र सर्व स्वार्थ मित। दुख दैन्य अश्रु दारिद्र्य धार दे मुझे है मनोनीत। तूफान और इस आंधी में सुनवाने का जीव गीत। एक लंबी कविता है, पाठ्यक्रमों में भी इस कविता को लगाया गया है। क्या ये पंक्तियां हमें छायावाद की याद नहीं दिलाती हैं? तो ये कवि जो हिंदीतर प्रदेशों में रहकर भी हिंदी का इतना सुंदर प्रयोग, हिंदी भाषा का इतना सुंदर प्रयोग वे करते हुए दिखाई देते हैं। इनका एक द्वयर्थी महाकाव्य है जिसमें अभिव्यंजना की गरिमा, शब्द संपत्ति, उक्ति वैचित्र्य आदि के अतिरिक्त भाव वैचित्र्य, औदात्य वैचित्र्य दृष्टिगोचर होता है। हिंदीतर भाषी कवि होने पर भी इन्होंने जटिल काव्य विधा, प्रबंध काव्य की रचना भी की है। द्वापर माने कृष्ण और कलियुग माने गांधी, ये महानायकों के जीवन के विविध प्रसंगों को एक साथ ही एक प्रकार से इस प्रकार से भी चित्रित करते हैं कि जैसे विभिन्नताओं के बावजूद भी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा लगने लगता है। इसमें गांधी और कृष्ण चरित्र के चरित्रगत विशेषताओं को एक साथ अभिव्यंजित किया गया है। इसमें कृष्ण चंद्र भाव है और गांधी कर्म भाव है। तो और इनका दूसरा काव्य है कुंतल रासु। कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य के प्रथम वंश के महान सम्राट जम्बुकेश्वर के चरित्र के माध्यम से भावात्मक एकता और राष्ट्र प्रेम का युग सापेक्ष संदेश इन्होंने प्रदान किया। आधुनिक युग में यह काव्य कर्नाटक में हिंदी की रासो परंपरा को आगे बढ़ाता है, जो कि उल्लेखनीय माना जा सकता है। इस काव्य में कुंतलेश्वर तथा तुगलक के बीच 18 दिन चलने वाले युद्ध की कहानी है। तुगलक के फुफेरे भाई बहुद्दीन को जम्बुकेश्वर शरण देते हैं, जिसने तुगलक के खिलाफ विद्रोह किया था। इस पर क्रुद्ध होकर तुगलक आक्रमण कर देता है। यह युद्ध कई महीनों तक चलता रहता है। युद्ध को समाप्त करने के लिए बहुद्दीन को सुपुर्द करने की शर्त रखी जाती है
किंतु जम्बुकेश्वर अपने प्राणों की बलि देकर शरणागत की रक्षा कर देते हैं। ये काव्य है कुंतल रासो। पन्ना इस चरित्र काव्य के माध्यम से कर्नाटक के इतिहास की वाहिनी को हिंदी के माध्यम से समूचे भारत में प्रवाहित किया गया है। इसमें एक दासी पन्ना को एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। कवि ने इस काव्य में वीरांगना पन्ना की करुण गाथा को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। स्वामी भक्ति से प्रेरित शौर्य साहस के प्रसंगों में जहां ओज गुण है, वहीं मातृ ममता के से द्रवित दारुण करुण प्रसंग भी हमें मिलते हैं। नैतिक आदर्शों से परिपुष्ट मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा मध्य युग की कथा को आधुनिक युग के रूप में अर्थवत्ता प्रदान करती है। कुछ पंक्तियां देखिएगा। सब कुछ होम किया पन्ना ने, सब कुछ होम किया पन्ना ने, भारत का हट दिखलाया, मिट कर भी बन जाने का महामंत्र पथ स्खलाएगा। सरजू ने ढेर सारे मुक्तक भी लिखे हैं। विभिन्न आशयों और विषयों पर आधारित उनके मुक्तक कर्नाटक की हिंदी कविता की अनमोल निधि मानी जाती है। काव्य की लगभग हर विधा में उन्होंने अपनी कलम चलाई। निराशा, पीड़ा, प्रेम, गरीबी, अकिंचनता, कारुणिक भाव आदि कविता की पंक्ति पंक्ति में पिरोए हुए दिखाई देते हैं। उनकी कविता का भावविश हृदय को छू जाने वाला है। गजल जैसी विधा में भी उन्होंने लिखा है। मिसाल के तौर पर एक गजल के कुछ पंक्तियां देखिएगा। बुझ गए एक एक करके मन के सब तारे, बुझ गए एक एक करके मन के सब तारे, नयन में छा गए जमुना की जगह चिंगारे, नयन में छा गए जमुना की जगह चिंगारे, बोलते पंछी की जीवन का दाव हम हारे, बोलते पंछी की जीवन का दाव हम हारे, बिन भी रूठ गई रूठे हैं सरगम सारे, बिन भी रूठ गई रूठे हैं सरगम सारे, अब न गाऊं मैं, अब न गाऊं मैं, मुझे गीत ही हो जाने दो, अब न गाऊं मैं, मुझे गीत ही हो जाने दो, अब मुझे मौन किसी घाट पर सो जाने दो, अब मुझे मौन किसी घाट पर सो जाने दो। सरगू कृष्णमूर्ति ने सरगू रामायण भी लिखी है, जिसे उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकों में शब्दबद्ध किया है। गेयता, वस्तु विधान तथा प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से यह काव्य अपने आप में एक मानदंड है। सरगू जी आज हमारे बीच नहीं है, किंतु कर्नाटक ही नहीं बल्कि हिंदी धारा में अपनी शिरकत के कवि मार्तर बने हुए हैं। कर्नाटक की हिंदी कविता का इतिहास कहता है कि उनके बिना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे कवि आते हैं सिद्धलिंग पट्टनशेट्टी। कन्नड़ के नामी कवि हैं, कहानीकार हैं, आलोचक हैं, स्तंभ लेखक हैं और अनुवादक भी हैं तथा प्रख्यात हिंदी अध्यापक और वक्ता के रूप में जाने जाते हैं। धारवाड़ में बसते हैं। पट्टनशेट्टी जी लगातार हिंदी में लिखते आ रहे हैं। इनका कविता संग्रह है शैल और सागर, जो बहुत पहले लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी वे निरंतर लेखन कार्य में रत रहे। उनकी कविता की प्रमुख संवेदनाएं हैं प्रकृति, प्रेम, मनुष्यता और सामाजिक यथार्थ। अपनी एक कविता जिसका नाम है खूबसूरत लड़की, इसमें उन्होंने बिछड़े और खोए प्रेम को अपनी बेटी के रूप में प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नचित्त होने का भाव व्यक्त करते हैं। युवावस्था में मिली खूबसूरत लड़की के प्रति प्रेम होने और उसके जीवन से दूर जाने पर जो एक अनजाना दुख हृदय में समाया था, वह दुख अपनी बेटिया के जन्म पर खत्म हो जाता है। कवि का वात्सल्य भाव इस प्रकार व्यक्त होता है। वह मिल गई है हमारी बेटी बन, वह मिल गई है हमारी बेटी बन, मेरे दिल के आंगन में खिल गई है। एक अन्य कविता में ममत्व का एक भिन्न पहलू किंतु जमीनी रूप में हमें उनकी अम्मा नामक कविता में प्राप्त होता है। इस कविता में कवि जब भी अपनी माँ को कविता सुनाते हैं, उनकी हर रचना माँ को अद्भुत लगती है।
वह कवि का हर भाव न केवल समझती है बल्कि जानती भी है, उस पर अपनी जान भी देती है। अपने पुत्र के प्रति माँ का जो ममत्व है उसे कवि ने इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। प्राण मेरे रचना में तुम्हारी मुस्कुराते इंद्रधनु है, प्राण मेरे रचना में तुम्हारी मुस्कुराते इंद्रधनु है, और है गंधर्व का संगीत और सांस मेरी ही है। माँ के प्रति कवि का भाव पूजनीय है और इसीलिए वो कहते हैं, एक चमत्कार थी माँ मेरी अनोखी, एक चमत्कार थी माँ मेरी अनोखी, पहली थी करामात थी, अद्भुत करिश्मा थी पोवाड़ा थी। और माँ के गुजरने के बाद अपनी रचना की प्रथम श्रोता के रूप में पत्नी को जब वो कविता सुनाते हैं तो उस पत्नी में भी कहीं ना कहीं वे अपनी माँ को ही ढूंढते हैं। पट्टन शेट्टी नई कविता की वस्तु के बारे में भी अपनी कविता के माध्यम से बात करते हैं। वे कहते हैं कि कविता की वस्तु केवल खूबसूरत लड़की नहीं होनी चाहिए, कविता के लिए कई ऐसे विषय हैं जो वस्तु बनकर आ सकते हैं। कवि कहते हैं कि बेटी के लिए स्वेटर, माँ के लिए नकली दांत, या पत्नी के लिए कागज या फाइल, या फिर मकान के किराए का जुगाड़ आदि विषय भी हैं जो कविता की संरचना में वस्तु बन सकते हैं। कविता में केवल सुंदरता ही न हो बल्कि जमीनी सच्चाई होनी चाहिए। कवि की एक अन्य कविता है तुमसे पहले ही कहा था, जिसमें कवि आज की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर अपने पुत्र को सलाह देते हैं कि प्रेम मात्र एक से ही करना चाहिए और बहुतों के पीछे जाने से सफलता नहीं मिलती। उनकी एक सलाह की भाषा बहुत अद्भुत है, जो कहते हैं, प्रणय प्रेम व्यवहार के व्याकरण में, प्रणय प्रेम व्यवहार के व्याकरण में एक वचन का ही केवल एक प्रकरण है, एक वचन का ही केवल एक प्रकरण है जो सीधा सादा सरल सुगम और सुभद्र है। अगला घर नामक कविता एक उम्दा कविता है जिसमें कवि की काव्य वस्तु ऊर्ध्वता को छू जाती है। इस कविता में एक भूखे भिखारी को आवाज देने और पत्नी के द्वारा उसे अगले घर का दरवाजा दिखाए जाने की पृष्ठभूमि पर यह कविता लिखी गई है। इसमें कवि का आत्मिक दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। दरवाजे पर आए भिखारी का जिस प्रकार कवि ने चित्रण किया है उसे पढ़कर कहीं ना कहीं निराला की भिक्षुक कविता याद आने लगती है। हमारे मन मस्तिष्क पर वो उभर कर आती है यह कविता। भिखारी को देखकर कवि अंतर्मुखी हो जाता है और सोचता है कि हम भी भिखारी हैं, चोर उचक्के हैं, हमें भी भूख लगती है, भले ही दो जून रोटी की ना हो, पर भूख लगती है हमें प्रेम की, काम की, तन की, धन की, न जाने कौन कौन सी भूख लगती है, और इस भूख को मिटाने के लिए हम भी भिखारी बन जाते हैं। कवि कहते हैं, तरह तरह की हमें भी भूख थी, तरह तरह की हमें भी भूख थी, रूप की, काम की, प्रेम की, अनुभव की, तन की, धन की, लालसा लोलुपता की, खुशी की, चाहत है नाम की, शोहरत की, जबरदस्त भूख थी। वह भी भूख ही थी, जो चाहा मांगा और हथियाया, वह हर चीज भीख थी। वास्तव में उक्त कविता में चित्रित भिक्षुक कवि के लिए केवल भिखारी ही नहीं है, बल्कि उनके लिए वह एक श्रेष्ठ शिक्षक बन जाता है। और अंत में वे कहते हैं कि भैया रुको थोड़ी देर, अकेले नहीं तुम, साथ हम भी हैं, मिलकर चलेंगे, साथ साथ ढूंढेंगे अगला घर। तीसरे कवि जिनकी चर्चा करूंगी वो है काशीनाथ अंबलगे। कन्नड़ साहित्य जगत के एक सुपरिचित रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं कई भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई हैं। गुलबर्गा क्षेत्र के हैं, हिंदी के स्थापित कवि हैं। उनका मानना है कि अब भी इस संसार में एक मुक्ति है, एक ताकत है, एक समर्पण भी है। उनका पहला काव्य संग्रह जिसका नाम है अधूरे शब्द, इस संग्रह की कविताएं एक ताजगी और अपने परिवेश की खुशबू लेकर आई है। ये कविताएं सौंदर्य बोध के प्रश्नों और आत्मीय प्रसंगों से लेकर व्यापक सामाजिक स्थितियों तक फैल गई है। ये कविताएं सामायिक प्रश्नों से बंधी हुई हैं। इनमें कवि ने
जीवन के मार्मिक बिंदुओं को उनकी विसंगतियों के साथ उभारा है। कवि में एक अगाध चाहत है कि वह मुक्त होकर आकाश में पतंग बनकर उड़े, सूरज को छूने का यत्न करे, किंतु वो जानता है कि उसकी डोर धरती के किसी सपूत के हाथ में है। वह पक्षी बनकर आकाश की ऊंचाई को नापना चाहता है, सरोवर पार करना चाहता है। भले ही मनुष्य कितना भी ऊंचा उड़े, किंतु उसे अपनी धरती पर उतरना ही पड़ेगा। कवि की पंक्तियां हैं, मैं बराबर यह जानता हूँ कि मुझे दाना चुगने के लिए इसी धरती पर आना है। आज हर क्षेत्र में लड़ाई और संघर्ष करना पड़ता है। काशीनाथ जी अपनी कविता लड़ाई में वही बात कहते हैं कि आजादी की लड़ाई खत्म हो गई है, किंतु सचेत देश को आजादी की लड़ाई सदैव लड़नी पड़ती है। जैसे एकलव्य को द्रोणाचार्य के खिलाफ, शंभुक को रामराज्य के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी थी। कवि के भीतर प्रेम का अथाह संसार है, जो समय समय पर अभिव्यक्त होता ही रहता है। प्रेम तो वैसे भी जीवन का स्थायी भाव है और इस प्रेम का भाषांतर करना कठिन काम है। कवि कहते हैं, प्रेम की परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती, प्रेम की परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती। प्रेमाभिव्यक्ति के लिए जब परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है तो प्रेम आत्महत्या कर बैठता है। जब परिभाषा की आवश्यकता पड़ती है तो प्रेम आत्महत्या कर बैठता है। प्रेम के साथ साथ कवि का प्रकृति के प्रति सुबह शाम जुगनू अनामिक जैसे कविताओं में अभिव्यक्त हुआ है। इनकी कई क्षणिकाएं जो समाज, जीवन दर्शन, प्रकृति, प्रेम जैसे विविध भावनाओं पर लिखी गई है, जो कि उल्लेखनीय मानी जा सकती है। प्रभाशंकर प्रेमी एक शांत स्वभाव के कवि हैं, जो लगातार बसव मार्ग से जुड़कर बसव के वचनों पर हिंदी में कार्य करते रहते हैं। मूलतः प्रकृति के कवि हैं। हिंदी में कविता लिखते आ रहे हैं। इनकी कविताएं हिंदी की कई पत्र पत्रिकाओं में छपी है। इनका प्रकाशित संग्रह है तलाश। इनकी कविता में प्रेम से लेकर अध्यात्म तक के कई भाव अभिव्यक्त होते हैं। प्यार के पंछी नामक कविता में कवि मुक्त गगन में विचरण करने वाले पंछी की स्वच्छंदता के बारे में बात करते हैं। इन मुक्त स्वतंत्र पंछियों को चंद्रमा सुलाता है और किरणें जगाती है। सांसारिक वैर, विरोध, असूया आदि उन्हें छूते तक नहीं है। कवि ऐसे पंछियों को मुक्त गगन के संचारी कहते हैं। इनकी तलाश नामक कविता में कवि को उस धागे की तलाश है जो शब्दों को गूंथ सके। वे कहते हैं, दिल एक जंगल है, दिल एक जंगल है जहां भाव खिलते हैं। दिल एक जंगल है जहां भाव खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। उन्हें गूंथने को शब्दों में तलाश है सिर्फ एक धागे की। तुम नामक कविता रहस्यवादी कविता है। कवि निरंतर अपने ईश्वर को अपने आसपास हर वस्तु, हर चीज में महसूस करते हैं। इस देवता को मनुष्य ने ही बनाया, पत्थरों में खुदवाया, कहानी में गढ़ा है, जिसके नाम पर लोग आपस में लड़े भी और भिड़े भी। ऐसा वह देवता सर्वत्र व्याप्त अवश्य है, किंतु कवि कभी कभी स्वयं को बहुत अकेला महसूस करता है। अनंत आसमान के नीचे, अनंत सागर में वह स्वयं को अकेला और अपरिचित पाता है। जिसके पास न धन दौलत है, ना ही अधिकार है, न चालाकी है। अगर उसके पास कुछ है तो सिर्फ उसके अपने सपने हैं। एक अन्य कविता में कवि कहता है कि उनको गुरु द्रोण का दक्षिणा मांगना अच्छा नहीं लगता, बल्कि एकलव्य गुरु द्रोण से अधिक अच्छा लगता है। वे कहते हैं, रक्त सिंचित अंगुली देकर दक्षिणा में बना एकलव्य श्रद्धा की एक अपूर्व मिसाल। छोटी छोटी कविताएं हैं और इन छोटी कविताओं में भी उन्होंने घना भाव भरने का प्रयास किया है। एक जगह कवि नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करते हैं और अपनी कविता अग्नि परीक्षा में कहते हैं, एकता का संदेश देते हैं। प्रेमी जी की कविता जिसका शीर्षक है चिदंबरम, जो एक ताल लयबद्ध कविता है, जिसकी अपनी एक गेयता, संगीतात्मकता है।
चिदंबरम के विराट रूप की चर्चा कवि ने संस्कृतबद्ध शब्दावली में की है, जो कि उल्लेखनीय कही जा सकती है। महत्वपूर्ण कविता है बसव गीत, जिसमें कवि ने शरणों के शरण महान बसवेश्वर की महानता का वर्णन किया है। पांचवें कवि डॉक्टर तिप्पेस्वामी हैं कि जिन्होंने प्रारंभ में कविताएं लिखी हैं, जिनकी कविताएं मुझ तक नहीं पहुंच पाई है। संभवतः मेरा संपर्क नहीं हो पाया कुछ अन्य कार्यों में बिजी रहने के कारण, लेकिन उन्होंने पुनीत नाम से अपनी कविताएं प्रकाशित की हैं और इनकी कविता में भी मुक्तक का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। मैं स्वयं कविता की ओर रुझान रखती हूँ। प्रारंभ में मैं मराठी में लिखा करती थी, लेकिन जब से हिंदी से जुड़ी हूँ, हिंदी मेरी प्राण शक्ति हो गई है। प्रारंभ में हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छप चुकी हैं। मेरा एक प्रकाशित काव्य संग्रह है जिसका नाम है हाशिए पर। जीवन में जितने भी सुख दुख के भाव मिले, अनुभव मिले, मैं उनको शब्दों में पिरोते आ रही हूँ। लगातार लिखने का प्रयास करती रहती हूँ और अपनी भावनाओं को अभिव्यंजित करती रहती हूँ। अपनी कविताओं को यहाँ पर व्यक्त नहीं करूँगी, लेकिन आगे जो हम देखते हैं, जो कविताएं आ रही है मेरे सामने, वर्तमान में जो कविताएं मेरे सामने आई है, उनमें मुझे एक उम्मीद बनती है कि ये उम्मीद ये है कि कर्नाटक की उर्वरा भूमि में कुछ उदयमान कवि और कवयित्रियां कुछ लिखने का प्रयास कर रही हैं और अच्छा लिख रही है। वर्तमान समय में बेंगलुरु में आज हिंदी के ऐसे कई कवि हैं जो लगातार हिंदी की सेवा में रत हैं। ये कवि कर्नाटक के बाहर के कवि हैं, लेकिन अब कर्नाटक के ही होकर रह गए हैं। ऐसे कवियों में जो प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, वे लगातार हिंदी में लेखन कर्म में रत हैं। वे कवि हैं, एक है मनोहर भारती, दूसरे है डॉक्टर अजय सिंह, तीसरे है कवि ज्ञानचंद। ये सारे कवि जो है हिंदी भाषी हैं, किंतु कर्नाटक में आकर रहे हैं और कवियों की संख्या में आए दिन वृद्धि होती जा रही है। बेंगलुरु में एक संस्था है जिसका नाम है शब्द। इस शब्द नामक संस्था द्वारा हिंदी के कवियों को एक मंच देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां ये सभी इकट्ठा होते हैं और साहित्यिक गतिविधियों को चलाते हैं। वर्तमान में उदयमान हिंदी कवि तथा कवयित्रियों की कविताएं हिंदी की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती आ रही हैं। इनमें एक दो नाम मैं प्रमुखता से लेना चाहती हूँ। एक है डॉक्टर अनीता कर्पूर और दूसरी है डॉक्टर अंबुजा मलखेड़। ये दोनों कवयित्रियाँ जिनकी पुस्तकें आ गई है, अनीता की 2 पुस्तकें आ गई है, कविता संग्रह आ गए हैं। एक एहसास नाम से है और दूसरा है पुष्प स्वरांजलि। और अंबुजा के 2 संग्रह आ गए हैं। एक है उनका पिरामिड और दूसरा है पुष्प फल। पिरामिड की जो कविताएं हैं वो बिल्कुल पिरामिड के शेप में ही लिखी गई कविताएं हैं, जिसको जैसे हम हाइकू कहते हैं वैसे उसने उसको एक नाम दिया है, वह है पिरामिड। तो इस रूप में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी है अंबुजा मलखेड़कर ने। इसके अलावा 2 नाम और लेना चाहूँगी, उषा रानी राव और डॉक्टर रेखा मेनन। ये दोनों भी कर्नाटक की ही कवयित्रियाँ हैं कि जिन्होंने कविता में काम करना शुरू किया है, लिख रही है। कुछ एक आध पुस्तक भी उनकी प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर निर्मला है कि जो अपनी कविताएं लिखती रहती हैं। अभी तक न भी कोई कविता संग्रह नहीं आया है, लेकिन दक्षिण भारत हिंदी अकादमी जो है, उस अकादमी के द्वारा कई ऐसे कवि हमारे सामने आ रहे हैं कि जो अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। कर्नाटक की हिंदी कविता में ऐसे कई नाम होंगे जो मुझ तक नहीं पहुंचे हैं। वास्तव में हर कोई अपनी सुप्तावस्था में कवि रहता है। कर्नाटक की उर्वरा भूमि में कई कवि हिंदी में लिख रहे हैं और हिंदी को समृद्ध और संपन्न कर रहे हैं। कर्नाटक की हिंदी कविता में निश्चित ही एक आशा बंधी है कि जिससे कविता का विश्व और भी खिल उठे। और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ के कवि हिंदीतर भाषी जो है, ये हिंदीतर भाषी कवि हिंदी में लिखकर अब हिंदी एक नया आयाम दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं हिंदी के साथ और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विकास करने में लगे हुए हैं। अब मैं थोड़ी बात कर्नाटक की हिंदी पत्रकारिता पर करना चाहूँगी।
कर्नाटक की हिंदी पत्रकारिता के परिदृश्य पर इसीलिए भी बोलना चाहती हूँ कि इसका पहला कारण यह है कि यह एक माध्यम है जो लोगों को हिंदी से जुड़ने का, जिसके द्वारा वे हिंदी लिख सके, पढ़ सके, बोल सके, ये रहा है। कर्नाटक की जनता अपनी भाषा में तो अच्छे से लिख ही लेती है, कन्नड़ में ही लिख ही सकती है। भाषाई पत्रकारिता में कन्नड़ और अंग्रेजी का स्तर अपने आप में ऊंचा है, लेकिन जहां तक हिंदी की पत्रकारिता का संबंध है तो इसके मायने अलग है। कारण यह जो पत्रकारिता चली उसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य रहा है वह है हिंदी का प्रचार प्रसार, और पत्रकारिता इसीलिए मुझे लगता है एक प्रभावी माध्यम रहा है। महात्मा गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्य में हिंदी को भी स्थान देकर इसके प्रचार प्रसार को राष्ट्रीय भावना के उन्नयन में महत्वपूर्ण स्वीकार किया, और हिंदी प्रचार प्रसार के महान संकल्प में उन्होंने 1918 में मद्रास में हिंदी का बीज बोया, जो बाद में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के रूप में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में विकसित हुआ। हिंदी पत्रकारिता कर्नाटक में एक व्यावसायिक रूप में नहीं बल्कि एक संस्था से जुड़कर पल्लवित हुई है। इसका फल यह हुआ कि इन संस्थाओं की पत्रिकाओं के भाग्य में भी उतार चढ़ाव आता रहा है। आजादी से पहले यहाँ कोई हिंदी पत्रिका प्रकाशित नहीं होती थी। बाद में छोटी छोटी पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, वो अल्पजीवी ठहरी हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगी। कर्नाटक की हिंदी पत्रकारिता में हिंदी के प्रमुख रूप से 3 पत्रिकाओं का नामोल्लेख करना आवश्यक है। एक है भारतवाणी, दूसरी है हिंदी वाणी और तीसरी पत्रिका है हिंदी सुधा। यह तीनों पत्रिकाएं किसी न किसी प्रकार से हिंदी प्रचार संस्थान से जुड़ी थी, और ये सारी पत्रिकाएं मासिक थी। संस्था की मुख्य पत्रिका होने के कारण उस संस्था की मासिक गतिविधियों का परिचय इन पत्रिकाओं में प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ तक कि परीक्षाओं का फल भी घोषित करना इसमें शामिल था। इनका लक्ष्य था प्रांतीय भाषा और साहित्य का हिंदी के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, और उसके द्वारा प्रांतीय भाषा का पूरक भाषा के रूप में उपयोग करना। इसके अलावा अपनी अपनी संस्थाओं से संचालित परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी लेख आदि छापना भी इनका उद्देश्य रहा है। कर्नाटक प्रांत में हिंदी प्रचार सभा की प्रमुख पत्रिका भारतवाणी के कर्नाटक में हिंदी पत्रकारिता के सुदृढ़ और सुनिश्चित रूप देने में जो एक असाधारण योगदान रहा है, वह निश्चय ही अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उन दिनों जब कर्नाटक में हिंदी पत्रकारिता का बीज वपन हो रहा था, तब भारतवाणी सन 1965 में एक घोषणा के साथ आ गई थी, और वो घोषणा ये थी कि हमें हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक हिंदी को पहुंचाना है, और इसके लिए जो भी कार्य किया जा सके वो हम करेंगे। यह अत्यंत सुखद बात थी कि यह पत्रिका अपनी घोषणा के अनुसार हिंदी के माध्यम से प्राचीन और आधुनिक कन्नड़ साहित्य के कवियों, कृतियों और प्रवृत्तियों पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित करने लगी, और उसके द्वारा उत्तर दक्षिण के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य संभालती रही है। हिंदी या हिंदीतर भाषी क्षेत्र में यहाँ की सांस्कृतिक संपदा का प्रतिनिधित्व करने में भारतवाणी का विशेष उल्लेख करना जरूरी है। सुंदर साज सज्जा, आकर्षक मुखपृष्ठ के साथ कन्नड़ साहित्य की विभिन्न विधाओं का परिचय कराने में यह अत्यंत सफल रही है। कन्नड़ के तत्कालीन लगभग सभी कवि, कहानीकार, नाटककारों की रचनाओं को हिंदी में रूपांतरित करके प्रकाशित करने का श्रेय इसी पत्रिका को जाता है। कई अनुवाद इन्होंने इस पत्रिका ने छापे हैं, लेकिन आते आते यानी भारतवाणी से कर्नाटक में हिंदी पत्रकारिता की अच्छी नींव पड़ी, लेकिन यदि अपने इस स्वर को लगातार निर्वाह कर भारतवाणी चपती, तो आज हिंदी की किसी स्तरीय पत्रिका के साथ इसकी गिनती होने की संभावना थी। किंतु खेद इस बात का है कि आए दिनों में इसका स्तर गिरता गया, और यहाँ तक कि कुछ वर्षों तो भारतवाणी मात्र सभा की सूचनाओं को प्रकाशित करने का एक मात्र बुलेटिन बनकर रह गई। कुछ वर्षों तक भारतवाणी बंद भी रही, लेकिन
जब डॉक्टर चंदूलाल दुबे आए, उन्होंने जब इसका संपादकत्व स्वीकारा तो ये एक नए तेवर के साथ प्रकाशित हो गई। साहित्य की विभिन्न विधाओं पर समीक्षात्मक लेखों, मौलिक रचनाओं और अनुवादों का ही नहीं बल्कि शिक्षा विषयक महत्वपूर्ण लेखों को पूर्ववत सभा की सूचनाओं का प्रकाशन करने के लिए भारतवाणी को जीवनदान देने का श्रेय डॉक्टर दुबे जी को जाता है। इसके बाद इनके जो संपादकीय होते थे वे भी सामयिक विषयों पर ही होते थे और भारतवाणी कर्नाटक की सर्वप्रथम पत्रिका का गौरव प्राप्त करती है। उसके बाद आती है पत्रिका हिंदी वाणी। भारतवाणी के साथ साथ ही 1965 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इस पत्रिका का उद्देश्य भी हिंदी प्रचार प्रसार करना था और सभा की कार्यकर्ताओं, कार्य को, गतिविधियों को का परिचय देना भी इस पत्रिका का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी प्रकार हिंदी सुधा नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन बेंगलोर की हिंदी प्रचार परिषद द्वारा आरंभ हुआ था, मगर ये पत्रिकाएं बहुत दिनों तक नहीं रह पाई, जीवित नहीं रह पाई। उसके बाद आती है एक अन्य पत्रिका जिसका नाम है साहित्य सौरभ। ये 1972 में बेंगलोर से मासिक प्रकाशन के रूप में आए और इसके प्रकाशक थे मनोहर छाजरे, इसके संपादक थे मनोहर छाजरे। जनवरी 1972 में प्रकाशित साहित्य सौरभ का प्रथम अंक कहानी के रूप में निकला था, जिसके संपादकीय में संपादक ने इस पत्रिका के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा था, हिंदी भाषी हिंदी क्षेत्रों का साहित्य, इतिहास और संस्कृति भारत के समस्त क्षेत्रों तक प्रसारित नहीं हो पाती। भिन्न भिन्न भाषियों के बीच घनिष्ठता बढ़े, इसके लिए साहित्य सौरभ एक प्रयास है। एक स्वदेश पत्रिका का श्री गणेश आर्थिक संकट के साथ हुआ था। पॉकेट बुक साइज में निकले साहित्य सौरभ के कुछ अंकों ने निश्चय ही कर्नाटक के कुछ हिंदी भाषी हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित किया, उनकी मौलिक रचनाएं छापी। यद्यपि इस पत्रिका से आशाएं थी, पर आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये भी पत्रिका अधिक दिन तक नहीं चल सकी। यही हाल हुआ था एक और पत्रिका है जिसका नाम है सुधांशु, जो बेंगलोर से परमानंद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित हो रही थी। एक अन्य पत्रिका है जिसका नाम है मानसी। कर्नाटक की हिंदी पत्रकारिता के संबंध में लिखते समय मैसूर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी अध्ययन तथा अनुसंधान विभाग की शोध पत्रिका मानसी, जो वार्षिक थी, का विशेष जिक्र करना चाहिए। मानसी कर्नाटक में हिंदी विद्वानों के शोध कार्य को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से 1965 में प्रोफेसर नागप्पा तथा डॉक्टर हिरण्मय के संपादकत्व में शुरू हुई थी और अपने अंकों में शोध संबंधी विशिष्ट और अपूर्व सामग्री प्रस्तुत करने में लगी। लेकिन आर्थिक संकट के कारण ये भी पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित नहीं हुई और 1976 में मानसी को अर्धवार्षिकी बनाया गया। लेकिन बाद में आर्थिक संबल प्रदान करने के, नियमित रूप से प्रकाशित करने के लिए जीवनदान देने वाले प्रमुख जो प्रोफेसर थे वे थे राजेश्वरैया जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इस विभाग के जितने भी अध्यक्ष बने वे इस पत्रिका के संपादक बने। लेकिन 1993 के बाद इस पत्रिका का प्रकाशन हो गया। इसके बाद एक अन्य पत्रिका है हिंदी प्रचारवाणी। यह पत्रिका कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति की मासिक मुख्य पत्रिका के रूप में पिछले मुझे लगता है 20 वर्षों से श्रीमती शांताबाई जी के प्रधान संपादकत्व में प्रकाशित होती रही है। यह भारत की एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि महिलाओं द्वारा संचालित होती है। हिंदी प्रचार प्रसार, टाइपिंग और विद्यालयों का संचालन आदि सारा कार्य इस समिति का लक्ष्य माना जा सकता है। कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपरा का परिचय हिंदी भाषियों को कराने में इस पत्रिका का उल्लेखनीय योगदान माना जा सकता है। मैसूर हिंदी प्रचार परिषद की एक अन्य पत्रिका है जिसका नाम ही पत्रिका है। पिछले कई दशकों से इस पत्रिका का काम डॉक्टर राम संजीवैया जी करते रहे थे, लेकिन उसके बाद ये पत्रिका केवल मैसूर हिंदी प्रचार परिषद की मुखपत्र या हम कह सकते हैं कि संस्थागत पत्रिका बनकर रह गई थी। हिंदी साहित्य जगत की गतिविधियों से संबंधित लेख इस पत्रिका के प्रमुख आकर्षण थे।
कर्नाटक की सांस्कृतिक संपदा पर इस पत्रिका में बहुत कम लेख प्रकाशित हो पाते थे, तथापि सच्चा और आकर्षक छपाई के कारण ये पत्रिका पठनीय बनी हुई थी। कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति की एक अन्य पत्रिका थी भाषा पीयूष, जिसके संपादक थे डॉक्टर नागप्पा। इसमें समिति की सूचनाएं प्रकाशित होती थी और हिंदी और कन्नड़ के बीच साहित्यिक आदान प्रदान की दिशा में यह पत्रिका बड़ी भूमिका अदा कर रही है। हिंदी और कन्नड़ कवियों, कृतियों और उनकी प्रवृत्तियों पर काफ़ी महत्वपूर्ण लेख इस पत्रिका के द्वारा छापे गए हैं। बेंगलोर से निकलने वाली जो निकलती है वह है बसव मार्ग। बसव समिति के द्वारा बसव मार्ग का प्रकाशन पिछले एक दशक से भी ज्यादा हो रहा है। यह अर्धवार्षिक पत्रिका है जिसके संपादक हैं, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था, डॉक्टर प्रभाशंकर प्रेमी। इस पत्रिका की विशेषता यह है कि 12वीं शताब्दी के शरण आंदोलन के प्रमुख बसवेश्वर और उसके समकालीन शरणों के जीवन और उनके संदेश के प्रचार प्रसारार्थ यह पत्रिका समर्पित है। लेकिन केवल इसमें ही नहीं है, बल्कि हिंदी का जो भक्तिकालीन साहित्य है, इस भक्तिकालीन साहित्य और बसव यह इनकी तुलनात्मक लेख भी इस बसव मार्ग के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। इस पत्रिका में शरण साहित्य पर भरपूर सामग्री देकर शरणों के संदेश को देने का, देश को कोने कोने तक पहुंचाने का काम इस पत्रिका में किया गया है। ये बसव मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। बेंगलोर दूरदर्शन से निकलने वाली एक और हिंदी पत्रिका है आदित्य। यह पत्रिका विशेषकर हिंदी के प्रचार प्रसार पर ही बल देती है। इस पत्रिका में दूरदर्शन से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों के लेख आदि छापे जाते हैं। जब हम पत्रों की बात करते हैं, समाचार पत्रों की बात करते हैं, तो दो समाचार पत्र महत्वपूर्ण है। एक है दैनिक राजस्थान पत्रिका, जिसका बेंगलोर संस्करण निकलता है। इधर कुछ सालों से दैनिक राजस्थान पत्रिका का बेंगलोर संस्करण निकल रहा है, जो कि कर्नाटक राज्य की एकमात्र दैनिक पत्रिका थी, लेकिन अब उसके साथ एक अन्य पत्र भी आया है। वैसे पत्रिका के संस्करण में कर्नाटक की सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक गतिविधियों को, इससे संबंधित लेखों का प्रकाशन किया जाता है। कुछ वर्ष पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित अपने एक लेख में डॉक्टर वेद प्रकाश वैदिक जी ने कर्नाटक से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिकाओं में अपना देश, विचारी तथा जवाहर धी, ये 3 पत्रिकाओं का उल्लेख किया है। किंतु इन पत्रिकाओं का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हुआ और पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने में ये पत्रिकाएं असफल रही हैं। दक्षिण भारत राष्ट्रमत बेंगलुरु से निकलने वाला लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र है। इधर कुछ वर्षों से दक्षिण भारत राष्ट्रमत नामक दैनिक हिंदी समाचार पत्र का बेंगलुरु से निरंतर प्रकाशन हो रहा है। यह हिंदी दैनिक समाचार पत्र है जिसके संपादक है श्रीकांत पराशर। एक सफल संपादकत्व में 22 जुलाई 2005 को यह प्रकाशित हुआ और निरंतर ये पत्र चलता आ रहा है। ये समाचार पत्र है। इस दैनिक समाचार पत्र का संस्करण भी उपलब्ध है। इस पत्रिका में अन्य समाचार पत्रों के समान देश विदेश की खबरों के साथ साथ दक्षिण के अंचल की साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक गतिविधियों को कुल 12 पृष्ठों में प्रकाशित किया जाता है। यह समाचार पत्र चेन्नई, बेंगलुरु से लगातार 14 वर्षों से छप रहा है। इस समाचार पत्र का उद्देश्य है दक्षिण भारत की गतिविधियों को हिंदी के माध्यम से मुख्य धारा में लाना। यह समाचार पत्र क्लीन पब्लिकेशन के रूप में जाना जाता है। एक अन्य पत्रिका जो इधर के सालों में शोधार्थियों के लिए, लेखकों के लिए महत्वपूर्ण बन गई है, वो है सृजन, जो विजापुर से छपती है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर शंभुनाथ मेहरवाड़े। यह पत्रिका 22 जून 2013 में निकली, जिसका नाम है सृजन। इसका संकल्प था कि कर्नाटक के सारे हिंदी तथा कन्नड़ प्रेमियों के ने इसका स्वागत तो किया ही, लेकिन इसके साथ साथ कन्नड़ तथा हिंदी के सारी गतिविधियों को, साहित्यिक गतिविधियों को, साहित्यिक लेखों को, शोध लेखों को, सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास सृजन के माध्यम से चला। ये त्रैमासिक पत्रिका है।
इस पत्रिका में साहित्य, संस्कृति और अनुवाद से संबंधित लेखों, आलेखों को छापा जाता है। विजयपुर में, विजापुर जिसको कहा जाता है, आज उसका नाम बदलकर विजयपुर हो गया है। इसमें विजयपुर में हिंदी की धुरा संभलने वाले हिंदी के प्राध्यापकों में ने कर्नाटक के हिंदी तथा कन्नड़ के लेखकों को शोधार्थियों के लिए एक ऐसा माध्यम निर्माण कर दिया है कि जिसके द्वारा लेखक, अनुवादक तथा शोधार्थी अपने शोधालेखों, विचारों को व्यक्त कर सके। आज कर्नाटक में यह एक स्तरीय पत्रिका बनी हुई है जिसे निरंतर छापने का भीष्म कार्य ये प्राध्यापक द्वय कर रहे हैं। कर्नाटक की हिंदी पत्रकारिता मूलतः संस्थागत है और बाद में यह हिंदी प्रसार के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई थी और हिंदी प्रचार के साथ ही भारत की एकता को बनाए रखने का प्रधान लक्ष्य इन पत्रिकाओं के सामने था। हिंदी कविता और हिंदी पत्रकारिता का यही परिदृश्य है, मुझे लगता है हमें कहीं भी निराश नहीं करता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार क्या कर रही है इसको न देखते हुए भी अगर आप देखेंगे कि हिंदी से जुड़े हुए लोग किस प्रकार हिंदी के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, अपना सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। वे अपना प्रेम, अपने हिंदी के प्रति जो अपना प्रेम है, उस प्रेम के बल पर ही हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। मैं अमन प्रकाशन के समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मुझे जुड़ने का एक अवसर दिया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि जो जानकारी मुझे थी वो मुझे पहुँचने का एक मार्ग मुझे ये मिला। इस जानकारी से अगर आप लाभान्वित हुए हैं तो मुझे इससे जुदा कोई संतोष नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।